मैं बात करना चाहता था और मेरी ख्वाहिश थी कि उसका नोटिस जो है वो सिंध हुकूमत ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब वो मैंने कहा ना कि जब आपके चमचे साथ बैठे होते हैं तो वो चमचे तो खुद भी बहुत सारी पोजीशन की ख्वाहिशमंद हैं, शायद सीएम साहब की खुद पोजीशन की ख्वाहिशमंद है। वो हर चीज़ उनको बता रहे होते हैं कि सब ठीक है, सीएम साहब सब कुछ बहुत अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, आपके फ़ैसले अच्छे हैं, लेकिन शायद सीएम साहब को खुद नहीं पता कि बहुत से फ़ैसले उनके गलत भी हो रहे होते हैं। कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा मैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है, जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो मार्केट्स के इश्यूज़ आ रहे हैं कि हमने देखा है कि जब से SOPs की बुनियाद के ऊपर ये मार्केट्स को वापस खोला गया तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रश हो गई है, और रश होने की वजह से एक नया सिलसिला शुरू हो गया है कि मार्केटों को बंद किया जा रहा है, उनको सील किया जा रहा है, और कुछ शिकायतें ये भी आ रही हैं, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कितनी हकीकत है, कि पैसे लेकर वापस उन मार्केटों को खोला भी जा रहा है, तो इसको भी इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। लेकिन ये मार्केट्स के अंदर रश इतना क्यों पड़ रहा है, उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। जो मौजूदा टाइम में हम इस मार्केट्स के अंदर रश देख रहे हैं वो नॉर्मल जो रमज़ान के दिनों में रश होता है वो उससे ज़्यादा रश है। जो पिछले साल हमने जितना रश नहीं देखा उतना रश अब पड़ रहा है। तो उसकी वजह यह है कि जो टाइमिंग्स हैं वो सबसे बड़ा इशू है कि 5 बजे तक का टाइम हुकूमत ने सेट किया हुआ है कि 5 बजे सारी मार्केटें बंद कर दी जाएँ, और होता यह है कि 4 बजे पुलिस की मोबाइल आ जाती है, वो राउंड मारना शुरू करती है और मार्केट्स को बंद कराना शुरू कर देती है। 4:30 तक दुकानदार बंद करके घर चले जाते हैं। लिहाजा जो ख़रीदार होते हैं वो इतना कम टाइम होने की वजह से, क्योंकि एक सिलसिला है कि रातों को देर से सोते हैं, यहाँ पे सैरी करके सोएं, और मार्केट्स में लोगों को जाते जाते जो टाइम हो जाता है वो 12-1 बज जाता है, तो इतना कम टाइम होता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो कम टाइम होने की वजह से ये मार्केट्स के अंदर रश जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हमारी जो डिमांड है आज, वो सबसे पहली डिमांड ये है कि सिंध हुकूमत का जो मार्केट का टाइम है उसको कम से कम 12 बजे तक रात तक लेकर जाया जाए, रमज़ान के महीने के लिए मैं कह रहा हूँ, जो कि चांद रात तक इसके टाइमिंग्स 12 बजे तक किए जाएँ, ताकि लोगों को एक स्पेस मिले, लोग अपने घरों से सुकून से निकल सकें, अपने रोज़े को भी देख सकें। बहुत से लोग हैं रोज़े के दौरान नहीं निकल पाते हैं, मजबूरी होती है, लेकिन यह कि डेफिनेटली जो SOPs सेट की गई हैं उस SOPs को जो है लाजिम ज़रूरी है कि लोग उसमें जो हैं जब पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो वो मास्क ज़रूर पहनें, सैनिटाइज़ ज़रूर करें, एहतियात ज़रूर करें, फ़ासला ज़रूर रखें। जो SOPs सेट की गई हैं उनको ज़रूर फॉलो किया जाए। SOPs के सिलसिले में एक मेरी शिकायत थी जो कि मैंने पिछले दिनों भी कही थी कि एक ब्लैंकेट SOPs नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक प्लास्टिक इंडस्ट्री है तो उसके लिए भी वही SOPs हैं, जो फूड इंडस्ट्री है उसके लिए भी वही SOPs हैं। तो दुनिया भर के अंदर जब SOPs बनाई गई हैं तो हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग SOPs बनाई गई हैं, लोगों को अलग एक SOPs बताई गई जिसको फॉलो करना है। तो हुकूमत सिंध इस चीज़ को ज़रूर देखे। और उसके साथ साथ जो मॉल्स अभी तक इजाज़त नहीं दी गई है मॉल्स को खोलने की, देखें लाखों की तादाद के अंदर आज भी कराची के अंदर ऐसा तबका है जो कि अफेक्ट हुआ हुआ है मॉल्स के बंद होने से। मॉल्स को जो है वो ज़रूर खोला जाए। मॉल्स की जो SOPs होनी चाहिए वो कोई सेपरेट SOPs बना ली जाएँ। उसकी एयर कंडीशनिंग के लिए जो आपने SOPs देखनी है उसको देख ली जाए, लेकिन उसके साथ मॉल्स को ज़रूर खोला जाए। हमने जब ये सिलसिला स्टार्ट किया तो हमने बोला था कि ये जो आपकी लॉकडाउन है इसमें नुकसान आवाम को सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि जो रोज़ाना की जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम वहीं खड़े हैं। लिहाजा मॉल्स को भी खोला जाए, टाइमिंग्स को बढ़ा के 12 बजे तक किया जाए। उसके साथ साथ जो दूसरा इशू है, जो बहुत बड़ा इशू है, वो ट्रांसपोर्ट का इशू है कि आज कोई मेरे ख्याल से 5वीं या 6वीं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर लगातार हम आपसे कह रहे हैं। एक यहाँ पे पूरी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी आई थी जिसमें बसेस के थे और रिक्शा के ट्रांसपोर्ट थी, चिंची की थी, यहाँ पर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें भी ये कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट को खोला जाए और जो SOP सेट की जाएंगी उसको फॉलो किया जाएगा। जैसे कि अगर एक बस के अंदर 20 लोगों की बैठने की जगह है तो उसके अंदर 10 लोग जो हैं वो बैठेंगे। इसी तरीके से जो ऑनलाइन आपकी सर्विसेज हैं ट्रांसपोर्ट की, जैसे कि आपकी स्विल के नाम से है, उबर है, करीम है, एयरलिफ्ट है, ये देखें ये तो आवाम को इन्होंने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है सूबे सिंध के अंदर, आपने तो 10 साल के अंदर 10 बसें निकाली और वो 10 बसें भी मेरे ख्याल से शायद किसी प्राइवेट फर्म की थी। तो आप तो तकरीबन मुकम्मल तौर पर सूबे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम को एक बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करने में नाकाम किया, बिल्कुल मतलब फ़ेल हो गई। लेकिन जब एक प्राइवेट फर्म आई है, एक ऑनलाइन अच्छी सर्विस आई है, आपने उसको भी बंद कर दिया है। तो मकसद हमारा वही है, जब हम बार बार कहते हैं कि लॉकडाउन को नरम किया जाए, वो नरम करने का मकसद ये है कि आवाम जो बेरोज़गार हुई हुई है, अब ये जो प्राइवेट कंपनीज़ आई थी जिन्होंने ये प्राइवेट सर्विस ऑनलाइन सर्विस शुरू की थी ट्रांसपोर्ट की, इसमें भी लाखों लोग ऐसे हैं कि जो इससे वाबस्ता हैं, लाखों लोग, और उनके पीछे एक बहुत बड़ी तादाद है। जैसे कि कल वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि 2.5 करोड़ लोग जो हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे थे इस लॉकडाउन से, और अगर उनके घरों को उसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो उसकी तादाद 15 करोड़ बन रही थी। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि इस शहर के अंदर अगर 10 से 15 लाख लोग या 20 लाख लोग ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता थे, तो उसको आप मल्टीप्लाई 6 से करें तो उसके घर के अंदर जो 6 अफराद हैं वो भी उससे जो हैं अफेक्ट हो रहे हैं। सो ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी डिमांड है कि ट्रांसपोर्ट को फौरी तौर पर खोला जाए।
सूबे भर के अंदर उसकी SOP सेट की जाए। आपकी तरफ से कहा जाता है कि लोग जो हैं वो SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, सूबे सिंध में तो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है कि पूरे पाकिस्तान में जब बिल्स की बात आती है, जब कानून साजी की बात आती है, तो पीपल्स पार्टी का नंबर सबसे ऊपर है कि सबसे ज़्यादा कानून साजी जो पीपल्स पार्टी करती है। लेकिन जब उसको देखा जाता है कि उसके ऊपर अमल करने की बात आती है, जब उन कानून पे इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है आज तक सबसे बुरा रिकॉर्ड है इनका, कि ये हमेशा कानून को इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम रहे हैं, ये फेल रहे हैं। सो कानून तो ज़रूर बना रहे हैं आप, SOPs तो ज़रूर बना रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कराना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि जो SOPs सेट की गई हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, वो हमारी बेहतरी के लिए है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राइट फ्राम द वेरी फर्स्ट डे लॉकडाउन के ख़िलाफ़ खड़ी है, तो उसका रीज़न सिर्फ एक रीज़न है, वो गरीब लोग हैं। कि जो गरीब इस वक्त सिसक रहा है, जो गरीब को परेशानियां हैं, जो गरीब दिहाड़ीदार है, जो तनख्वाहदार है, बल्कि या इनफैक्ट जो दुकानदार है आज भी, तो वो उनकी परेशानियां हल हो सकें। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तीसरा जो इशू है वो ये है कि जो 5 हॉस्पिटल्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, हम जानना चाहते हैं आने वाले असम्बली के इजलास के अंदर कि वज़ीर सेहत जो कि गुम हैं, वो ये ज़रूर बताएं कि आपने सूबे सिंध के अंदर इन 5 हॉस्पिटल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका क्राइटेरिया क्या है। क्या इन 5 हॉस्पिटल्स के पास सूबे सिंध में सबसे ज़्यादा बेड्स हैं? क्या इनके पास सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं? या इनके पास सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं? क्या इनके पास सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर्स हैं? क्या इनका सूबे सिंध के अंदर जो सर्विसेज हैं जो इन्होंने अभी सेहत में दी वो सबसे ज़्यादा हैं इनकी? तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह है, कि क्या आपके इनके साथ कोई दोस्ती है, कोई रिलेशन है? आवाम का पैसा है ना, आप 1,75,000 पर डे दे रहे। हम जानना चाहते हैं कि सूबे सिंध के अंदर और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। चूँकि देखें, आज ये बात हमारी साबित हो गई कि आपने इन जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चूज़ किया है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 साल के अंदर 5 दौर सूबे सिंध में आने के बाद भी सूबे सिंध के अंदर सेहत के निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकी। जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो तबाहाली के शिकार हैं। जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पे वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स जाना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ का सफाई का निज़ाम जो है वो इतना गंदा है कि उसके ऊपर वीडियोज़ वायरल होती हैं। कुत्ते बिल्लियाँ जो हैं वो आपके सिंध के हॉस्पिटल्स के अंदर घूम रहे होते हैं। इन्हीं वजूहत की बिना के ऊपर आज आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कोविड के टाइम पे। अब हम चाहते हैं कि अगर आपने इन 5 हॉस्पिटल्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो ये हमें ज़रूर बताएं कि इन 5 हॉस्पिटल्स के अंदर क्या खासियत थी जो बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं थी। हम नहीं चाहते कि 2 साल के बाद जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आए तो पता चले कि जो 20 लाख लोगों को राशन आपने दिया था उसके ऊपर सवालिया निशान है। इसी तरह इन 5 हॉस्पिटल्स के ऊपर आ जाएँ तो इन चीज़ों को देखा जाए और आगे की तैयारियाँ की जाएँ। बिलावल जरदारी आगे की तैयारी करो, खुदा ना खास्ता फिर कोई और ऐसी आफत आ जाए तो आपका निज़ाम तो तबाह है। अपने हॉस्पिटल्स को ठीक करो, अपने BHUs को ठीक करो, अपने सेहत के निज़ाम को ठीक करो। किसी ढंग के जो है वज़ीर सेहत को लेकर आओ जो कि काम कर सके, आवाम को डिलीवर कर सके, आवाम की खिदमत कर सके। ये रिश्तेदारियों से जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर नहीं निकलेगी, जब तक अपने चमचों से बाहर नहीं निकलेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों को डिलीवर नहीं कर सकती है। मिनिस्ट्रीज़ भी देखी जाएँ, MPs भी देखे जाएँ, एडवाइज़र भी देखे जाएँ, वो सब कुछ सन कोटा पे चल रहा है कि जो वालिद थे तो वही नीचे सन के ऊपर उनका सन कोटे का निज़ाम चल रहा है। सो हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि इन 5 हॉस्पिटल का जो क्राइटेरिया वो क्या है। उसके साथ साथ हमारी बार बार आवाज़ उठाने के ऊपर इस इशू को हाईलाइट करने के बाद आखिरकार कुछ थोड़े बहुत हॉस्पिटल्स हैं जिनकी OPDs को मुझे पता चला है कि आज खोल दिया गया है। लेकिन आज भी कराची के अंदर ऐसे बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनकी OPDs आज भी फंक्शनल नहीं हैं, आज भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल रोज़े से पहले मुझे एक क्लिफ्टन के बड़े हॉस्पिटल से कॉल आई। वो हमारे हलके के रेजिडेंट हैं। उन्होंने बताया कि मेरी वालदा को फेफड़ों की प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरी वालदा सांस नहीं ले पा रही हैं, तो उनको वो हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा है, वहाँ पे OPD भी नहीं चल रही है, हॉस्पिटल एडमिट भी नहीं कर रहा है। तो वज़ीर सेहत आप क्या कर रही हैं? कोरोना के अलावा, कोविड के अलावा जो पेशेंट्स हैं वो कहाँ पर जाएँ? खुदा के लिए आगे बताएँ तो सही। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी को बुखार हो गया है, किसी को दिल की प्रॉब्लम हो गई है, किसी का दिमाग ख़राब हो गया है, वो कहाँ पर जाए? वो क्या इलाज कराएं अपना? वो किससे जाके पूछे? या तो वज़ीर सेहत अपने दफ्तर का एड्रेस दे दें या जहाँ पे जिस आइसोलेशन में गई हैं वहाँ का दे दें। खुद भी डॉक्टर है ना, वो बता दें वो लोग कहाँ पे जाएं। तो सेहत का निज़ाम हमारे सूबे के अंदर दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो पेशेंट्स इस वक्त कोविड के अलावा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत आई है। मैं आपसे बताऊँ कि आज इस वक्त सिंध के अंदर
जो ज़्यादा पेशेंट्स परेशान हैं, वो कोविड से ज़्यादा बाकी दूसरी बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं वो परेशान हैं। लिहाजा इसको देखा जाए, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखें कि पंजाब की और केपी की जो वज़ीर सेहत हैं वो किस तरह काम कर रही हैं, किस तरह हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हैं, किस तरह छापे पड़ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे मिनिस्टर्स जा रहे हैं, वो जाके वहाँ पे देख रहे हैं। सिर्फ मीटिंग्स के अंदर बैठने से और नोटिफिकेशन निकालने से वज़ीर सेहत साहिबा कुछ नहीं होगा, इसको देखा जाए। उसके साथ साथ एक और जो बात मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल्स की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में सिंध हुकूमत क्या कर रही है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, जो अपनी जानों को जो है लगाकर आवाम की खिदमत कर रहे हैं, इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन हो रहा यह है कि कल एक दूसरा वाक़या हुआ है। पहले जिना हॉस्पिटल के अंदर ये वाक़या हुआ, और उसके बाद हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में वाक़या हुआ, जहाँ पे लोगों ने जाके तोड़फोड़ की है, डॉक्टर्स को डराया है, धमकाया है और शायद उनके ऊपर हाथ भी उठाया है। हम डिमांड कर रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पर पूरी सिक्योरिटी दी जाए। हॉस्पिटल के अंदर जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को तैनात किया जाए। ये ना हो कि जब वहाँ पे कोई झगड़ा फसाद खड़ा हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए, उसके बाद जाया जाए। हम चाहते हैं हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरीज़ भी बढ़ाई जाएँ, उनको इंसेंटिव्स भी दिए जाएँ, उनको एक्स्ट्रा बोनस भी दिए जाएँ, और उसके साथ साथ उनकी हिफाजत भी की जाए। आखिर के अंदर एक और बात है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, जिससे मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि आज 21वां रोज़ा हो गया है, मैंने एक जुम्मे की नमाज़ नहीं पढ़ी है मस्जिद के अंदर। आज 21वां रोज़ा हो गया है, मेरी मस्जिदों को बंद किया गया है। आज 21वां रोज़ा हो गया है, मैं मस्जिदों में जाके नमाज़ नहीं पढ़ रहा हूँ। आज जब जुम्मे का दिन आता है तो मस्जिद के आगे कंटेनर लगा दिए जाते हैं और बंद कर दिया जाता है। मैं डिमांड कर रहा हूँ सिंध हुकूमत से, हाथ जोड़ के डिमांड कर रहा हूँ कि खुदारा मस्जिदों को खोला जाए। खुदारा जो आखिरी की ताक रातें रह गई हैं, जो बड़ी रातें रह गई हैं, हमें मस्जिदों में जाके इबादत करने दी जाए। जिस तरीके से पंजाब के अंदर एसओपीज़ बनी है, जिस तरीके से केपी में एसओपीज़ बनी है, जिस तरीके से पंजाब बलोचिस्तान में लोग जाके नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में लोग जाके तरावी अदा कर रहे हैं, लोग बड़ी रातों को जाके इबादतें करेंगे। आपसे गुजारिश है कि ये इजाज़त हमें दी जाए और हमारी मस्जिदों को खोला जाए, ताकि हम वहाँ पर जाएँ, नमाज़ें पढ़ें और हम जाके वहाँ पर अपनी इबादतें करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बड़ी रात में हमें इस वबा से बचाए। ये 4 से 5 चीज़ें हैं जिसकी मैंने गुजारिश की है। मैं उसको रिपीट करूँगा कि मॉल्स को खोला जाए, टाइमिंग्स जो हैं वो मार्केटों के इंक्रीज़ किए जाएं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि मैं भूल गया हूँ, जो इस वक्त पूरे सूबे सिंध के अंदर बहुत बड़ा एक इशू है कि जो कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं वो जाली टेस्ट निकल रहे हैं। जाली टेस्ट से मेरा मुराद ये है कि जो सरकारी टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर पॉजिटिव आता है, और उसके साथ साथ जो प्राइवेट टेस्ट होते हैं वो उसके अंदर नेगेटिव आ जाता है। हम जानना चाहते हैं कि ये मुसीबत सूबे सिंध के अंदर सिर्फ क्यों हो रही है। जो मामला सेहत से रिलेटेड होता है, जो मामला निकम्मी से होता है, जो मामला आपकी नालायकी से होता है, वो सूबे सिंध के अंदर क्यों आता है। हाँ, हो सकता है पंजाब केपी में भी हो रहा हो या बलूचिस्तान में, लेकिन अगर रेशियो देखा जाए, अगर मैं सिर्फ आपको जो रिसेंट इंसिडेंट है उसके बारे में कहूँ तो रेशियो ये बता रहा है कि 70% जो है जो टेस्ट हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। लोगों के अंदर डर और खौफ है कि वो अगर बीमार हैं हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल लेते नहीं, कहते हैं टेस्ट कराओ। टेस्ट कराएंगे तो कोई गारंटी नहीं कि आपका जो टेस्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फिर वो गरीब आदमी अपना 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च करेगा और मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा और कराएगा तो नेगेटिव आएगा, वो भी अगर उसे मौका मिले। अदरवाइज़ आप उसको पकड़ के बोलेंगे इसको क्वारंटीन के अंदर डाल दो। तो ये मामला सूबे सिंध का हम कब तक फेस करते रहेंगे। वज़ीर आला साहब अपनी टीम बदली करें, वज़ीर आला साहब अपने मिनिस्टर्स को तब्दील करें, वज़ीर आला साहब कुछ अपने मुशीरों को तब्दील करें, कोई अक्लमंद, कोई समझदार, कोई बाशऊर लोगों को वज़ीर आला साहब अपने साथ बिठाएं। ये तो वो लोग अपने आपके साथ बैठे हैं जो खुद आपकी सीट के ऊपर आना चाहते हैं, जो आपके ख़िलाफ़ मुझे लग रहा है कोई साजिश कर रहे हैं। एक बड़ी साजिश चल रही है इस वक्त सिंध के वज़ीर आला के साथ, और साजिश करने वाले इन्हीं के लोग हैं कि जो शायद इनकी पोजीशन पर आना चाहते हैं। अच्छा, उससे हो रहा है क्या है, उससे ये हो रहा है कि जो सूबे सिंध के लोग हैं वो इनकी गलतियों की वजह से वो नुकसानात उठा रहे हैं। सो इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सिंध के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो कोविड के टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट सारे गलत हो रहे हैं। इसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए। आने वाले सिंध असम्बली के इजलास के अंदर इस बारे में भी अगर वज़ीर सेहत आ जाती है, मुझे नहीं लगता कि वज़ीर सेहत सिंध असम्बली के इजलास में आएंगी, क्योंकि वो तो पता नहीं कहाँ पे गुम है। तो अगर वो नहीं आए तो वज़ीर आला साहब ज़रूर बताएं कि ये टेस्ट सारे गलत क्यों हो रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक निज़ाम बनाया गया। आपने देखा है कि वज़ीर आज़म साहब बार बार मीटिंग्स करते हैं, बार बार अपने जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो काम किस तरह कर रहे हैं, काम की उनकी क्वालिटी क्या है, वो मेहनत कितनी कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कितनी कर रहे हैं।
तो ये तो बड़ा एक बेसिक स्टैंडर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि जो भी शख्स, अगर मैं एज प्रेसिडेंट पीटीआई कराची काम नहीं करूँगा, मैं आवाम के दरमियान नज़र नहीं आऊँगा, मैं अपने हल्के में नहीं जाऊँगा, तो मुझे आइंदा मौका नहीं मिलेगा, मुझे इस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तो जो भी तहरीक इंसाफ के अंदर अगर इस तरह के इशूज़ आएंगे कि जो चेंजेस होंगी तो ज़ाहिर है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगी। हाँ, अगर किसी मिनिस्टर को कोई दूसरी पोजीशन दी जा रही है तो ज़ाहिर है कि उसने अपनी मिनिस्ट्री में अच्छा काम किया है और उसको बेहतर पोजीशन दे के दूसरी मिनिस्ट्री को बेहतर करने का मौका दिया गया है। जी, बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके। जी, आप फरमा रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने कोई चूना लगाया है 60 करोड़ रुपए का टिड्डी दल के नाम पे। देखिए जी, मुझे तो ये हैरत है कि सिंध के लोग कब जागेंगे, सिंध के लोग कब अपनी आंखें खोलेंगे, सिंध के लोगों को कब होश आएगा, कब लोग समझेंगे कि सिंध हुकूमत जो 12 साल के अंदर हैं वो लोग उसको एड्रेस नहीं कर सकी है। बेसिक चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं उसको वो हल नहीं कर सकी है। क्या आप समझते हैं कि 1 किलो का अगर कोई वज़न है उसको आप तोलेंगे तो वो 5 साल के बाद 1.5 किलो हो जाएगा, वो 2.5 किलो हो जाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो उसकी मौजूदा परफॉर्मेंस है उससे बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती है। हाँ, अगर बेहतरी आई है पीपल्स पार्टी में, वो एक चीज़ में ज़रूर बेहतरी आई है कि हम हर साल देखते हैं कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जब बेज़ाब्तियों की किताब छापता है तो पिछले साल से बेज़ाब्तियाँ बढ़ जाती हैं, वो लाखों से करोड़ों पे चली जाती हैं, करोड़ों से अरबों पे चली जाती हैं और अरबों से खरबों पे चली जाती हैं। ये पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस है, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हर साल बताता है कि पीपल्स पार्टी की बेज़ाब्तियों के अंदर जो है वो बेहतरी आती जा रही है। हफीज़ साहब। सर जी, ये जो ये कोविड का जो टेस्ट जो हैं वो गलत आ रहे हैं, लोगों को मुश्किलात हो रही हैं, आप फरमाते हैं कि इनकी वजूहत क्या हैं? मेरा ये सवाल है कि ये सिंध, ये बलूचिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा हो रहा है लेकिन इतनी बड़ी तादाद में क्यों नहीं हो रहा? केपी के अंदर ऐसी नालायकियाँ क्यों नहीं हो रही हैं? पंजाब के अंदर ऐसे जुल्म आवाम के ऊपर क्यों नहीं हो रहे हैं? हर जुल्म, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर अजाब सूबे सिंध के अंदर ही क्यों है? क्या वजह है? कोई तो एक वजह होगी, वो सिर्फ एक कॉमन वजह है। वो वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर इक़्तिदार के अंदर है। देखें, तहरीक इंसाफ जो जमात बनी ना, वो जमात इस बुनियाद पे बनी कि आवाम की खिदमत करना। हमारे लीडर ने तो शुरुआत ही जो की वो शौकत खानम हॉस्पिटल से करी, उसने तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया, उसने तो दमल यूनिवर्सिटी बनाई। आज वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी वो जो है हर साल बैठ कर चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं TV पे बैठ के अपने हॉस्पिटल के लिए। उनको कोई कमी है कि हॉस्पिटल नहीं चलाया जा सकता? लिहाजा तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमारी जो सियासत है वो खिदमत की बुनियाद के ऊपर है, हमारी जो सियासत है वो खिदमत की बुनियाद के ऊपर है, वो अपनी कुर्सी की बुनियाद के ऊपर नहीं है। हम आवाम की खिदमत करना इसको इबादत समझते हैं। हमारी कोई सियासत जो है वो करप्शन की बुनियाद और बेज़ाब्तियों की बुनियाद के ऊपर हमारी सियासत नहीं है। हम यहाँ पे रोज़े में बैठ के जो अपने गले चीख रहे हैं, अपने गले फाड़ रहे हैं, यहाँ पे मजबूरन जो है मास्क को सामने रख के बात कर रहे हैं। हमारी भी तो बच्चे हैं, मेरे भी घर के अंदर जो है 85 साल की मेरी वालदा है, मुझे भी फ़िक्र है हर चीज़ की, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैंने तो अल्लाह को भी जवाब देना है, आवाम को भी जवाब देना है कि जो गलतियाँ हैं वो मुझे लिख लिख कर लेकर आनी है। ये मैंने बताना है कि ये सूबे सिंध के अंदर हो रहा है। तो जब तक इनको नहीं बोला जाएगा पीपल्स पार्टी को, जब तक इनके करतूत आवाम को नहीं बताए जाएंगे, इनको एहसास नहीं होने वाला। होना तो वैसे भी नहीं है, लेकिन कुछ तो हो, आटे में कोई नमक बराबर ही हो जाए, ज़रा बराबर तो हो जाए कि जिसके अंदर हम कहें कि आवाम की कुछ खिदमत हो रही है। देखिए, आपने फरमाया कि सईद गनी साहब कह रहे हैं कि अगर 5 साल भी हुआ तो हम जो है तालीमी इदारों को नहीं खोलेंगे। आप ये बता रही हैं, मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी। देखिए, आप मुझे बताएं कि इस वक्त सूबे सिंध के अंदर तालीम का निज़ाम क्या है? इस वक्त सूबे सिंध के अंदर तालीम का स्टैंडर्ड क्या है? क्या सूबे सिंध के अंदर जो बच्चों के रिज़ल्ट आ रहे हैं बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या बड़ा अच्छा चल रही हैं? हमारे स्कूलों के अंदर हाल ये है कि हमारी बच्चों के लिए बाथरूम्स तक नहीं हैं, अगर पंखे हैं तो बेंच नहीं है, अगर वहाँ पे नलका है तो पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे टीचर्स मौजूद होंगे तो वहाँ पर जो है ना स्कूल की छतें नहीं होंगी। स्कूलों का हाल तो जो सूबे सिंध के अंदर है वो मेरे ख्याल से शायद युगांडा में भी नहीं होगा, वो शायद सीरिया के अंदर भी ऐसा हाल नहीं होगा। जो सूबे सिंध का तालीमी निज़ाम जिस तरह तबाह किया है, एक के बाद एक सारे मिनिस्टर्स को आपने चेक कर लिया, लेकिन कोई भी ऐसा केपेबल मिनिस्टर इनका नहीं है जो तालीम के निज़ाम को बेहतर कर सके। अब ये साफ फरमाते हैं कि हम 5 साल तक जो है वो शायद स्कूलों को बंद करेंगे अगर ये सिलसिला रहा तो हम जा कहाँ रहे हैं?
वेयर आर वी हेडिंग? हम हमारी कोई स्ट्रेंथ नज़र आ रही है? हमारी कोई स्ट्रेंथ नहीं है सूबे सिंध के अंदर। ये जिस तरीके से ये मीडिया की कैमरे की तारें हैं ना, इस तरह सूबे सिंध की स्ट्रेंथ है इनकी हुकूमत की। टेढ़ी मेढ़ी सब जा रही है। कुछ इनको पता नहीं इन्होंने कहाँ जाना है। इनके जो लीडर हैं बिलावल जरदारी, उनको कुछ पता नहीं है सियासत का। उनको मालूम ही नहीं है कि आवाम की खिदमत किस तरह करनी है, आवाम के मसाइल किस तरह हल करने हैं। ये बिलावल जरदारी नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि बिलावल जरदारी की सियासत की जो उनकी जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग करने वाले आसिफ जरदारी हैं। जब आसिफ जरदारी ने आवाम के लिए खिदमत नहीं करी तो क्या बिलावल जरदारी आवाम की खिदमत करेंगे? मौजूदा हालात के अंदर हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तकरीरें करा रहे हैं बिलावल जरदारी से, जितनी करनी है वो करते रहेंगे। ज़रा बिलावल जरदारी से इतना तो पूछें कि आवाम के लिए इन्होंने करा क्या है। मैंने पिछले दिन भी कहा था, मैं फिर कहूँगा कि बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी दोनों मिलकर ये बताते हैं कि सूबे सिंध के अंदर एक शहर ऐसा है जो ये दोनों बाप बेटे कहें कि हमने वो मॉडल सिटी बनाई है। क्या बिलावल जरदारी आसिफ जरदारी ये बता सकते हैं कि सूबे सिंध के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट उन्होंने मॉडल बनाया है जहाँ पे रीज़न नहीं? क्या बिलावल जरदारी आसिफ जरदारी ये बता सकते हैं कि सूबे सिंध के अंदर एक यूसी, छोड़ दें शहर को, छोड़ दें डिस्ट्रिक्ट को, एक यूसी बता दें कि एक यूनियन काउंसिल पूरे सूबे सिंध के अंदर बिलावल जरदारी आसिफ जरदारी बता दें, जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट मौजूद है, जहाँ पे पीने का पानी मौजूद है, जहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, जहाँ पे सिवेज का निज़ाम बेहतरीन है, जहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं, जहाँ पे बीचेस अच्छे हैं। एक यूनियन काउंसिल में चैलेंज कर रहा हूँ बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी को, एक यूनियन काउंसिल पूरे सिंध में, सिंध के लोगों, इनसे पूछो बता दें, इनके पास नहीं होगी। सो आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि इनकी जमात आवाम की खिदमत कर सकेगी। इन्होंने मौजूदा हालात में हमारा दीन भी बंद किया, इन्होंने हमारी दुनिया भी बंद की, दोनों चीज़ें इन्होंने हमारी बंद करें। स्टेटमेंट ये है सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि भूख की वजह से कोई अमवात नहीं हुई, कोरोना की वजह से अमवात हुई है, इस वजह से लॉकडाउन मज़ीद सख्त करने दिया जाए। नंबर दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फंड मुंतकिल कर दिए गए हैं, उनके बकौल के काम कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फंड मुंतकिल करना दुरुस्त है? आपका एतमाद है इन हॉस्पिटल्स पर जो है फंड मुख्तस है या कोई और फार्मूला होना चाहिए? देखें, मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन्होंने फ़ंड देके 5 हॉस्पिटल्स को चूज़ किया है। मैं तो क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ, किस क्राइटेरिया के बिना पे किया है। ये बात साबित होती है ना, जो पिछले 6 साल से हम असेंबली में बोल रहे हैं कि भाई इनके निज़ाम अस्पताल के तबाह हैं, तो वो बात तो ठीक है। इनके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हाल तबाह है, जब भी तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को चूज़ किया है। मेरा ये कहना है कि सिर्फ 5 हॉस्पिटल क्यों, इन हॉस्पिटल के पास इतनी तादाद है कि सिर्फ अगर जो है ना शहर कराची के ही लोग चले जाएँ तो ये पूरा करें, नहीं, इनको 5 की जगह 50 हॉस्पिटल्स को करना चाहिए था। इन 5 हॉस्पिटल्स को इतना बड़ा जो आपने बेनिफिट दिया है या फेवर दिया है मौजूदा हालात में, वो क्यों दिया है वो हमें ज़रा बताएं। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉस्पिटल्स की तादाद को 5 से बढ़ाया जाए। ऐसे और बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। सर ये पूछ लें पहले, इन्होंने नहीं पूछा जी। देखें, वफाक का जो रोल था इस कोविड के सिलसिले में, उसको पूरी दुनिया के अंदर अप्रिशिएट किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो एहसास के ज़रिए, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए वफाकी हुकूमत ने जब ये देखा कि सूबे सिंध के लोगों को 20 लाख राशन भी नहीं मिल रहा है, जो कि वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया था कि मैं दे दूँगा, तो वफाकी हुकूमत उतरी एहसास प्रोग्राम के तहत और लोगों को रिलीफ दिया। वफाकी हुकूमत ने तो जितना रिलीफ दिया है, सूबाई हुकूमत तो उसके करीब भी नहीं पहुँच सकी है। वो तो 18वीं तरमीम के पीछे ही छुपी बैठी है कि 18वीं तरमीम के तहत वज़ीर आला कहते हैं कि वो सारा काम हम ही करेंगे। मुझे तो हैरत है कि किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि मौजूदा हालात के अंदर नेशनल इमरजेंसी भी लगा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 सूबों के अंदर एक कानून होगा और एक सूबे के अंदर दूसरा कानून होगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कानून होना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब जो बलूचिस्तान, केपी और पंजाब के अंदर जिस तरीके से उनके अहकामात के ऊपर और उनकी लीडरशिप के अंदर बाकी सूबे काम कर रहे हैं, सूबा सिंध में बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि उस तरीके से उनके अहकामात के ऊपर अमल नहीं कर रहा है। और कल भी वज़ीर आज़म साहब जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, गुजारिश के कर रहे थे, उन्होंने कल भी कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीबों की फ़िक्र की जाए, गरीबों की मदद की जाए, गरीबों के लिए आसानी की जाए, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, ट्रांसपोर्ट को खोला जाए, लॉकडाउन को और ईज़ किया जाए। ये अल्फाज मेरे वज़ीर आज़म के थे। और यही अगर वज़ीर आला को या बिलावल जरदारी को बिठा दिया जाए तो वो अपनी ज़बान से गरीबों के लिए जो खौफनाक और गुस्से वाली आवाज़ें और वो जो आतिश फट रहा होता है उनके मुँह से, ये एक्सेप्टेबल नहीं है जी। नहीं, देखिए पूरी दुनिया के अंदर जो हैं डेथ्स हो रही हैं,
US देख लें, UK देख लें, यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान पे कि मौसम कहें, अल्लाह की मेहरबानी कहें, हमारे यहाँ वो हालात नहीं हैं जो दुनिया में बाकी ममालिक के अंदर हैं। अब जिस मुल्क के अंदर जिस लेवल की जंग चल रही है, उस लेवल के उधर जो है ना इक़दामात उठाए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इक़दामात ना उठाएं। यहाँ तो सूबे सिंध के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सिंध हुकूमत जो है ना, ये लोगों को जो है, जिस तरह पिछले दिनों सिलसिला चल रहा था, लोगों को भूख से और बेरोज़गारी से मार देगी। कोरोना से तो कोई मरे ना मरे, इनके जो तरीक़ेकार हैं, इनके जो कानून हैं, उनसे लोग मर जाएंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिंध के रहने वालों ने हमेशा अपने दिलों को बड़ा रखा है और हमने हमेशा सबको वेलकम करा है। हमारे दिल बड़े हैं, हम सिंध की जो सकाफ़त है वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है, सबको वेलकम करते हैं। लेकिन एक बात आप मेरी याद रखें कि ये जो सूबा सिंध है ना, वो भी उसी तरीके से वज़ीर आज़म का है जैसे कि KP है, जैसे कि पंजाब और बलूचिस्तान है। सूबे सिंध में जितना भी पैसा आता है वो वफाक से आता है। वफाक NFC के ज़रिए 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबे को पैसा देती है कि ये पैसा लो, सूबे सिंध में लोगों को पीने का पानी पिलाओ, ये पैसा आपके पास है, इससे तालीम का निज़ाम बेहतर करो, ये पैसा आपको दिया NFC के ज़रिए लोगों के सेहत के निज़ाम को बेहतर करो, लोगों को ट्रांसपोर्ट दो, लोगों को रिलीफ दो। वफाक सिंध हुकूमत को पैसा इसलिए नहीं देता है कि हर साल इनकी बेज़ाब्तियाँ बढ़ती जाएँ, हर दफ़ा करप्शन बढ़ती जाए, हर दफ़ा इरेगुलरिटीज़ की जो डिटेल्स हैं वो बढ़ती जाएँ, कम ना हो। वफाक सूबे सिंध से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो आवाम की खिदमत करे, आवाम को डिलीवर करे, वो होता हुआ नज़र हमें नहीं आ रहा। और जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा सिलसिला है, जो इस वक्त इतनी बड़ी वबा आई हुई है, उस वबा के दौरान भी लोग अगर और मुश्किलात के अंदर जाएंगे तो मैं तो फिर मजबूर हूँगा ये कहने के लिए कि कोई नेशनल इमरजेंसी टाइप का कोई सिलसिला होना चाहिए जिसमें पूरा मुल्क जो है, जितने भी सूबे हैं वो एक पेज के ऊपर हों। नहीं है कि बिलावल जरदारी बोले मैं तो नहीं मानूंगा, आपको मानना पड़ेगा जनाब। ये बच्चों की तरह जो ज़िद आपने लगाई ना, मैं नहीं मानूंगा, ये आप याद रखें। सूबा सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, हमने सूबे सिंध के लोगों की खिदमत करनी है, सूबे सिंध के लोगों की उनको डिलीवर करना है, उनको मसालों से निकालना है, उनको परेशानियों से निकालना है। सिर्फ इसलिए बैठ के तमाशा नहीं देख सकते कि सूबे सिंध के ऊपर बिलावल जरदारी बैठे हुए हैं, मुराद अली शाह बैठे हुए हैं, तो खामोशी से बैठा रहा जा सके। वज़ीर आज़म साहब सूबे सिंध को अपने सबसे ज़्यादा करीब रखते हैं, सबसे ज़्यादा करीब समझते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा हाल सूबे सिंध के अंदर ही है। बताएं सर मैंने आपको। जी 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 देखिए, मैं जब ये बात मैंने कहा कि वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है, वो मैं इस बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि जो उनके इक़दाम हैं वो आवाम पसंद नहीं है। जो इक़दाम वो उठा रहे हैं, सूबे सिंध के लोग दिन ब दिन पीपल्स पार्टी से नफ़रतें और ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि लोग उनके इन फ़ैसलों से खुश नहीं हैं। तो वज़ीर आला साहब के जो मुशीर हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, डेफिनेटली अगर इस मुसीबत में उनको डाल रहे हैं जिसकी वजह से आवाम भी जो है उसको फेस कर रही है, तो नज़र तो यही आ रहा है कि इनके अपने लोग ही इनके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की साजिश कर रहे हैं। शुक्रिया।